मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गुज़िश्ता कुछ महीने से हमने ये बात हाईलाइट की है कि अमेरिका को ये एहसास हो चुका है कि अपने सुपर पावर वाले स्टेटस को बरकरार रखने के लिए वो गुज़िश्ता 20 साल से गलत दुश्मन से लड़ रहा है। अमेरिका के अंदर जिन अकाबरीन ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर मुस्लिम वर्ल्ड को मैदान जंग बना के रखा और मुस्लिम सिविलाइजेशन को अपने लिए एक थ्रेट के रूप में देखते रहे, उनको ये एहसास ही नहीं रहा कि बुनियादी तौर पर मुस्लिम सिविलाइजेशन उनके लिए अभी इतना बड़ा थ्रेट नहीं था जितना कि चीन उनके लिए थ्रेट था। लेकिन उन्होंने अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ रखी मुस्लिम वर्ल्ड पे और फिर रेडिकल इस्लाम और ना मालूम क्या क्या खुद साख्ता टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई अपनी हर एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए, जिन्हें फिर आईएसआईएस टाइप की प्रॉक्सीज पैदा करके आम आवाम को भी सेल किया गया कि वाकई रेडिकल इस्लाम भी कुछ होता है, वाकई में होता है। ज़मीन पे इंसाफ कायम करने के लिए मुजरिम को सज़ा देने की तालीम देने वाली कुरान की आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया जाने लगा दुनिया भर में, ख़ास तौर पर वेस्टर्न मीडिया में, ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों का मजहबी किताब वायोलेंस सिखाता है। हालांकि अगर जंगो जदल की बात की जाए तो बाइबल और महाभारत समेत कई ऐसी मजहबी किताबें हैं जिनमें बेतहाशा वर्सेस मौजूद हैं जो कि जंगो जदल के हवाले से हैं। बल्कि महाभारत तो है ही जंग का किताब, ये जंग की कहानी है। लेकिन टारगेट किया जाता है कुरान को कि कुरान जो है वो वायलेंस सिखाता है, अपने मानने वालों को मार कुटाई और ये सब सिखाता है। अमेरिका और वेस्ट की इस हिकमत अमली ने दुनिया भर में एक नई बीमारी को फिर जन्म दिया जिसे आज इस्लामोफोबिया कहते हैं। ये एक बीमारी है। अमेरिका की इस हिकमत अमली ने फिर इस बीमारी को जन्म दिया। इवन आरएसएस और वीएचपी टाइप जैसे 2% की गुंडागर्द तंजीमें थीं, ये भी कूद पड़ी मैदान में दुनिया भर में कि ये जो हमारा नज़रिया है ना एंटी मुस्लिम, यही सही था। गोया कि इनको भी लाइसेंस मिल जाता है ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों के लिए जो इन तंजीमों के नज़रियात थे वो सही थे। अब वेस्ट भी मान रहा है कि वो सही थे। बेतहाशा प्रोपेगेंडा पिछले 15-20 साल में ख़ास तौर पर दुनिया ने देखा इस्लाम के ख़िलाफ़। लेकिन फिर जब वेस्ट में यह एहसास पैदा होना शुरू हुआ कि वो गलत जगह पे मशगूल रहे हैं इतने साल, असल ख़तरा मुस्लिम वर्ल्ड नहीं था। उनकी ग्लोबल डोमिनेंस को असल ख़तरा मुस्लिम वर्ल्ड से नहीं था, बल्कि असल ख़तरा तो चीन से था। तो अब क्या हो रहा है दुनिया में? मुस्लिम वर्ल्ड से फोकस शिफ्ट हो रहा है जनाब, फोकस शिफ्ट हो रहा है। अफ़गानिस्तान से फ़ौजें आउट और अब मिडल ईस्ट से भी अमरीकी फ़ौजें आउट। जी हाँ, बाइडन सरकार ने अफ़गानिस्तान के बाद इराक़ से भी अमरीकी फ़ौजें निकालने का हुक्म दे दिया है इसी साल के आखिर तक एनी हाउ अमरीकी फ़ौजों ने इराक़ से निकलना है। यूरेशियन टाइम्स खबर लगा रहा है कि आफ्टर अफ़गानिस्तान बाइडन टू पुल आउट यूएस ट्रूप्स फ्रॉम इराक बाय एंड ऑफ 2021। साथ ही साथ खुद अमेरिका इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए नया महकमा बनाने के चक्कर में है, क्योंकि इस्लामोफोबिया अब खुद अमेरिका के गले में पड़ चुका है और ये अब अमेरिका को कंज्यूम करने लगा है। ना सिर्फ अमेरिका के अपने अंदर बल्कि हर जगह ये बीमारी अमेरिका को इंगेज कर रही है। वेयर इज दे वांट टू फोकस ऑन चाइना ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना, क्योंकि एक बहुत बड़ा दुश्मन है, अमेरिका के टक्कर का एक मुल्क है, बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर वो इधर उधर इंगेज होंगे तो कभी भी इनके साथ नहीं लड़ सकते, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह इंगेज होना चाहते हैं। और चीन अमेरिका का मद्दे मुकाबल बन चुका है, यानी चीन अमेरिका का मद्दे मुकाबल पहले ही बन चुका है। बल्कि अब बात तो ये हो रही है कि चीन किस साल तक ओवरटेक कर लेगा अमेरिका को, ये बातें हो रही हैं। ये बात नहीं हो रही कि चीन इससे पीछे है या नहीं है, ना 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 ना, पीछे नहीं है, उसका मद्दे मुकाबल है, बिल्कुल उसके इक्वल है। अब बातें ये हो रही हैं कि कौन से साल में इसको ओवरटेक करने जा रहा है अमेरिका को। अफगानिस्तान से भी फौजें बाहर, इराक से भी फौजें बाहर। नाउ ये एक जन्नाटेदार थप्पड़ है उन तमाम एंटी मुस्लिम ग्रुप्स के मुंह पे जो कि ये शोर मचाते रहते थे कि दुनिया को रेडिकल इस्लाम से ख़तरा है, इसलिए अमेरिका इराक अफ़गानिस्तान वगैरह में बैठा इनसे लड़ रहा है। किधर गया रेडिकल इस्लाम? अब ये तो जा रहे हैं, इराक से भी जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से भी जा रहे हैं। इसका मतलब है बात कुछ और थी।
रेडिकल इस्लाम एक ड्रामा था जो कि मचाया गया, असल बात कुछ और थी। असल लड़ाई हो रही थी उस दुश्मन से जो कि एक हाइपोथेटिकल दुश्मन था कि ये सिविलाइजेशन हमारी दुश्मन है, ये एक हो सकती है क्योंकि इनके अंदर एक उम्मा का कॉन्सेप्ट है और हमारा कोई भी हरीफ इनको मिला सकता है हमसे इंगेज करवाने के लिए। असल में ये सोच थी। आप देखें इसी साल मार्च में कैथोलिक ईसाइयों के आला तरीन मजहबी रहनुमा जनाब पोप फ्रांसिस साहब, उनकी विजिट कराई जाती है इराक के अंदर। और इराक में वो कहाँ जाते हैं क्या आप जानते हैं? इराक में वो कहाँ गए हैं? उर के मकाम पे गए। उर, अच्छा ये उर का कौन सा इलाका है? ये वो इलाका है, बाइबल में इसका नाम आता है, जहाँ के लिए ईसाई दुनिया मानती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ उर में पैदा हुए थे। और वहाँ पर पोप फ्रांसिस पैगाम ये देते हैं कि एक्सट्रीमिज़म तो मज़हब से गद्दारी है, इस्लाम के मानने वाले भी हम ही में से हैं, हम सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। पोप फ्रांसिस ये बयान देता है वहाँ पर, हमारा एक ही बाप है, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हम तीनों इब्राहिमी हैं। और फिर वो कहाँ जाते हैं उसके बाद? उर के बाद मुसलमानों के मुक़द्दस शहर नजफ़ में जाते हैं। पोप फ्रांसिस नजफ़ में जाते हैं और नजफ़ में आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात करते हैं। व्हाट वाज दैट? साफ नज़र आ रहा था कि वेस्ट अब इस्लामोफोबिया से निकलना चाह रहा है ड्यू टू चाइना फैक्टर। लेकिन ये बीमारी, मसला ये है कि ये बीमारी इस कदर फैल चुकी है, क्योंकि ये 2-4 साल की बात नहीं है ना, इस पे तो कई डेकेड से पैसा फेंका गया है इस बीमारी को फैलाने के लिए। ये इस कदर फैल चुकी है कि इट विल टेक लॉट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज फॉर अमेरिका ख़त्म होते होते। और अगर ये ख़त्म ना हुई तो क्या होगा? अमेरिकी इस बीमारी को क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस्लामोफोबिया को? क्योंकि अगर ये ख़त्म ना हुई ना तो अमेरिका और वेस्ट को एट अ टाइम मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी इंगेज होना पड़ेगा और चीन के खिलाफ भी इंगेज होना पड़ेगा, दोनों से एट अ टाइम मुकाबला करना पड़ेगा। और क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है? नॉट पॉसिबल। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में वो चीन से भी लड़ें और मुस्लिम वर्ल्ड में भी इंगेज हों। इस तरह से जिस तरह एंटी यूएस फोर्सेस अफगान तालिबान है मिसाल के तौर पर, इनको जैसे चीन ने सपोर्ट किया हुआ है ना, कैसी कूट पड़ी है अफगानिस्तान में, वैसे ही मिडल ईस्ट के अंदर भी एंटी अमेरिका फोर्सेस ये सब कर सकती हैं। और वहाँ पर भी तो रूस और चीन का बहुत ज़्यादा असर हो चुका है पहले ही। एज अ रिजल्ट अमेरिका मिलिटरली खुद को डिसएंगेज कर रहा है, इस्लामोफोबिया से भी डिसएंगेज कर रहा है। और मुसलमानों के ना मुसलमानों के खिलाफ है ही नहीं हम, मुसलमान हमारे दोस्त हैं। अब ये पॉलिसी आ गई है। अफ़गानिस्तान के बाद इराक से भी आउट, मिलिट्री आउट है वहाँ से, कि अगर इधर ही लड़ते रहे तो जीत लिया हमने चीन से, हम इधर ही लड़ते रहेंगे और फिर ये और भी आगे चला जाएगा हमसे। 20 साल से यही कर रहे हैं ना, इन्हीं से लड़ रहे हैं, इनसे कोई फ़ायदा है नहीं। ना अफ़गानिस्तान से कोई थ्रेट है हमें, ना इराक से है, ना पाकिस्तान से थ्रेट इनसे है। चीन से लड़ नहीं रहे, उनके साथ प्रॉक्सीज वार करनी चाहिए, उनको कमज़ोर करना चाहिए। इधर कहाँ कर हम लोग फंसे हुए हैं, ये सोच पैदा हुई है। अगर मुस्लिम वर्ल्ड से लड़ते रहे तो चीन बिना लड़े हमारी जगह पर आ जाएगा, ये सोच पैदा हुई है। इसलिए भागो यहाँ से। अब जो जंगों का लड़ाई का फोकस होगा ना, वो मुस्लिम वर्ल्ड से ज़्यादा चीन के इर्द गिर्द हो सकता है, इन इलाकों में हो सकता है। चीन अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को अब खुलेआम चैलेंज करने लगा है कि हम तो ये निज़ाम चलने नहीं देंगे जो कि अमेरिका और वेस्ट ने बनाया हुआ है। चीन खुलेआम कहता है, और चीन ये कह रहा है कि ये तो जंगल का कानून है और इसको बनाने वाले जंगली हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ही देखा जाता है, भले ही उससे लाखों लोग मारे जाएं। चीन का वाइस फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि यूएस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज लॉ ऑफ द जंगल टू कंटेन अदर्स। अब बताएं, तुम लोग तो जंगली हो, ऐसे ऐसे कानून बनाते हो कि बस हमारा ही दुनिया पर गलबा रहे, हम आका रहें, बाकी सब हमारे नीचे हमारे गुलाम बने रहें। ये तो जंगल का कानून है। और कह किसको रहे हैं? चीन के वाइस फॉरेन मिनिस्टर कह किसको रहे हैं? ये देखिए आप, अमेरिका की नायब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स वेंडी शर्मन को इनको कह रहे हैं। और चीन ने कहा हुआ है कि जो जंगल राज लगा रखा है ना आपने दुनिया के अंदर, इसको चीन उठा के बाहर फेंक देगा। हम अपना इंसाफ पे मबनी नया एक वर्ल्ड ऑर्डर चीन लाएगा। ये असल में अमेरिका और वेस्ट को एक फल मिला है, 20 साल के रेडिकल इस्लामाइजेशन वाले ड्रामे का एक फल मिला है। कुदरत ने फल दिया है ये। तो अब यू टर्न लगाया गया है जनाब, बंद करो रेडिकल इस्लामाइजेशन वाला ड्रामा। क्यों? दुनिया के 7 अरब की आबादी में 1.8 बिलियन तो मुसलमान है। वेस्ट अगर इनको अपना दुश्मन बना लेगा एज अ होल, तो ये सारा ग्रुप,
ये तो चीन वैसे ही ले जाएगा ना पूरा का पूरा ग्रुप। कोई 60 मुसलमान मुल्क हैं दुनिया के अंदर, 60, और कई दर्जन ऐसे हैं जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में तो नहीं है, लेकिन एक साइजेबल माइनॉरिटी है जो कि असरअंदाज हो सकती है उस मुल्क के मामलात में। विच मीन्स के ये वो कम्युनिटी है जो कि आधी दुनिया पर अपना भरपूर असर रखती है। मुस्लिम कम्युनिटी आधी दुनिया पर भरपूर असर रखती है, इसके मानने वाले असल में बहुत ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा मज़हब। तो वेस्ट ये समझ रहा है कि अगर इस्लाम को ही आपने टारगेट करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने इस पूरी की पूरी कम्युनिटी को दूसरे कैंप में जाने का जवाब दे दिया जो कि आपके राइवल कैंप है। इसलिए अब एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ बदल रही हैं। चाइना फोकस, चाइना पे फोकस करो, बल्कि मुसलमानों को ही चीन के ख़िलाफ़ कर दो, ये कोशिशें हो रही हैं, बजाय इसके कि ये आपके ख़िलाफ़ यूज़ होते रहें, जैसे कि अफ़गानिस्तान में, इराक़ में यूज़ होते रहे ना। कोई वहाँ पर कोई मार्स या खलाई मखलूक तो नहीं लड़ रही ना, उन्होंने तो नहीं धोया ना अमेरिका को, यही मुस्लिम ग्रुप से जो कि लड़े हैं अमेरिका से। इराक़ के अंदर ईरानी बैक्ड, और ईरान का भी इत्तेहादी कौन है? रूस और चीन, और अफ़गानिस्तान में भी यही हो रहा है। तो बजाय इसके कि ये अमेरिका से लड़ते रहें, इनको लड़ाओ चीन के साथ। अच्छा, अब इस रीजन की बात करें आप, हमारे रीजन की। दुनिया बदल रही है, आपने देखा कि नई नई पावर्स आ रही हैं, नई नई पावर्स इमर्ज हो रही हैं, पुरानी पावर्स डाउन हो रही हैं, लेकिन इंडिया, यहाँ पे हालात चेंज नहीं हो रहे। इंडिया ने चीन, जो कि नया सुपर पावर है, इसका पड़ोसी होने के बावजूद इसी से फड्डा ले लिया हुआ है, और इंतहाई दर्जे की मुस्लिम हुकूमत दुश्मन रख के दूसरे सुपर पावर अमेरिका को भी इंगेज रखा हुआ है। मोदी सरकार दुनिया को अब भी वैसे ही देखती है गोया कि अभी भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ज़माना हो दुनिया में। वही इस्लामोफोबिया, वही मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज़। वजह यह है कि सुनने में आया कि मोदी साहब सिर्फ उनको लाइक करते हैं जो कि उनके मतलब की बात करते हैं, यानी जैसा वो सोचते हैं अगर वैसी एडवाइस दी गई तो वो एडवाइज़र रहेगा, अगर उसके ख़िलाफ़ एडवाइस दी तो वो चेंज हो जाता है एडवाइज़र, ऐसा सुना है। रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि मोदी साहब ऐसे एडवाइज़र्स को लाइक नहीं करते जो कि उनकी सोच के ख़िलाफ़ एडवाइस देते हों। अच्छा, हमने कहा था कि इसके नतीजे में ये जो इंडिया चीन तनाव शुरू हुआ है ना, इसमें लद्दाख आप देख रहे हैं, ये ट्रेलर है, इसको छोड़ दें आप, ये ट्रेलर है, इसमें ज़्यादा दिन भी नहीं लगने। चाइना पाकिस्तान दोनों ने इधर अंदर आना है, इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगने। असल जो फिल्म है ना, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरू होने जा रही है। अगर इंडिया की यही एंटी चाइना पॉलिसीज़ रही तो फिर यहाँ पर ये चीज़ शुरू हो जानी है, यहाँ पर फिर एक लंबी फिल्म चलेगी। यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर के इश्यूज़ नहीं हैं, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेतहाशा फॉल्ट लाइन्स हैं जो कि एक साथ एक्टिव हो जाएंगी सारी की सारी। आपको हमने नॉर्थ ईस्ट में जारी अलहदगी पसंद तहरीकों के बारे में बताया था ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 12 में, जिसका नाम था इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन 7 स्टेट्स। ये ज़रूर देखिएगा आप। इसमें हमने 7 सिस्टर स्टेट्स के तमाम मेन अलहदगी पसंद ग्रुपों का जिक्र किया हुआ है, लेकिन इनके अलावा जो मेन स्ट्रीम ग्रुप्स हैं ना, वहाँ भी आपको एक फॉल्ट लाइन्स मिलती हैं, वहाँ भी फॉल्ट लाइन्स हैं। वहाँ की स्टेट्स भी आपस में उनकी भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं, ऐसे ही बॉर्डर इश्यूज़ हैं जैसे इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ना, ऐसे स्टेट्स के अंदर भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। कल क्या हुआ है, वहाँ इन 7 रियासतों में 2 रियासतों के बीच बाज़ाब्ता जंग हो गई है, कल जंग छिड़ गई है। ये जंग दोनों स्टेट्स की पुलिस ने लड़ी है। आपको ये सुनकर हैरत होगी, जंग एक प्रॉपर जंग हुई है, पुलिस वाले लड़े हैं सिपाहियों की तरह। वहाँ पर आसाम और मिजोरम, इन 2 रियासतों के बीच जंग हुई है, बॉर्डर पे जंग हुई है। आसाम का कहना है कि ये बॉर्डर हमारा है, ये इलाका हमारा है बॉर्डर के पास वाला। मिजोरम वाले कहते हैं कि ओए ये हमारा इलाका है, तुम पीछे हट जाओ। फायरिंग हुई है, उधर से 6 आसाम की जो पुलिस के लोग हैं वो हलाक हो गए और 50 के ऊपर उसमें ज़ख्मी हो गए। अब आप बताएं, ये मुल्कों की बात नहीं हो रही कि 2 मुल्कों की फ़ौजी आपस में लड़ पड़ी इलाके पे, 2 स्टेट्स आपस में लड़ पड़ी हैं और 50 के ऊपर जो पुलिस वाले हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, 6 इसमें मारे गए हैं। जो ज़ख्मी हैं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है। नाउ लुक एट दैट, ये उन फोर्सेस के बीच एक लड़ाई हुई है, एक वॉर हुई है जो कि मेन स्ट्रीम में। अलहदगी पसंदों को तो छोड़ देना आप, उन्होंने तो जो करना है वो करना है, वो खुद को माओइस्ट कहलवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर जो अलहदगी पसंद है इधर वो खुद को माओइस्ट कहलाते हैं, कम्युनिस्ट नहीं कहलवाते। नाउ नोट दिस पॉइंट, कम्युनिज्म जो था वो सोवियत यूनियन में था, वो खुद को मार्क्सिस्ट भी नहीं कहलाते, वो खुद को लेनिनिस्ट भी नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं माओइस्ट। माओ कौन है? चाइना का फादर ऑफ द नेशन, चेयरमैन माओ।
कम्युनिज्म का चाइना वाला जो ब्रांड है ये खुद को उससे एसोसिएट करते हैं। बहुत सारी इनके अंदर तंजीमें ऐसे हैं जो कि खुद को डायरेक्टली कहते हैं कि हम चीनी है। ऐसी बहुत सारी तंजीमें, बल्कि हम आपको ये बता दें, अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी भी तंजीम है जो कि खुद को PLA कहती है, मुसल्ला ग्रुप है। और PLA चीन की फ़ौज का नाम है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। वही नाम रखने वाली एक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो भी कहते हैं कि हम PLA हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं। तो अनऑफिशियल को छोड़ दें, अलग की पसंदों को, ये मेन स्ट्रीम जो पार्टीज़ हैं ना, जो मेन स्ट्रीम ग्रुप्स हैं, जो सरकारें बनाते हैं वहाँ पर, उनके बीच ऐसी लड़ाई हुई है। स्टेट्स आपस में लड़ पड़ी हैं, ये हमारा इलाका है, वो कहता है हमारा, एज इफ चाइना और इंडिया आपस में लड़ रहे हो। इस कदर वहाँ पर खौफनाक किस्म की फॉल्ट लाइन्स हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे चीन ने भरपूर वार कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में ये वो इलाका है, क्योंकि इन 7 में से 7 रियासतों में से 2 के लिए तो चीन का सीधा सीधा क्लेम है कि ये तो हमारा है, ये तो तिब्बत के इलाके हैं और इसको तो हम लेंगे। चेयरमैन माओ का हुक्म है, लेना है तो लेना है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन कहता है अगर ये 2 रियासतें गई इंडिया की आज से, तो बाकी की 5 रियासतें भी गई, फिसल जाएंगी। क्यों? क्योंकि सिक्किम के नीचे चिकन नेक है ना, इसके बारे में हम बात करते रहते हैं। चिकन नेक है सिक्किम के नीचे, और चिकन नेक इन सारी 7 रियासतों को इंडिया से जोड़ रहा है। तो अभी भी इंडिया के लिए एक ऑप्शन है कि यू टर्न लेके हालात संभाले, अपने पड़ोसियों से बेहतर हालात रखें, पाकिस्तान से, चीन से, इनसे बेहतर हालात रखें। अगर बीजेपी की यही पॉलिसीज़ जारी रहीं तो शायद वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो।